हेलो दोस्तों, आज हम युक्ति पब्लिकेशन का जो बुक आता है एनसीईआरटी सार संग्रह फास्ट ट्रैक जीव विज्ञान। दोस्तों, इसमें क्विक रिवीजन सेल्फ क्रैश कोर्स सीरीज है। तालिकाओं और चित्रों द्वारा संपूर्ण जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं का सार पिछले 20 वर्षों से अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का विशिष्ट संकलन है। दोस्तों, ये बुक आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, बीएड, बीपीएससी, टीआरई, एनडीए, सीडीएस, पुलिस, टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार ये बुक को ये वीडियो को ज़रूर देख लेना है, तभी जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। दोस्तों, ये युक्ति पब्लिकेशन का फास्ट ट्रैक जीव विज्ञान के नाम से आता है। देख लीजिए दोस्तों, ये युक्ति पब्लिकेशन का बुक है। दोस्तों, ये दूसरा वीडियो है जिसमें पहले वीडियो में हम वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं को देख लिए हैं। दूसरा है पादप जगत का वर्गीकरण, देख लिए हैं। इसमें हम इस वीडियो में पादप आकारिकी और आवृत बीजों की वर्गीकी यानी चैप्टर 4, चैप्टर 5 पादप कार्यकी को देखेंगे और चैप्टर 6 तक देखेंगे, पादप रोग तक देखेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें टोटल 26 चैप्टर है। जो एक लास्ट में जो है ना, एक बार आप इसको देख लीजिएगा अच्छा से। उसके बाद जो है ना, जब एग्ज़ाम टाइम जाने लगेगा तो इसका एक महामैराथन बुक आएगा वीडियो, उसको देख लेना है बस। उम्मीद है कि आपको बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, एक जलीय पौधे को। तो आज हम देखेंगे पादप आकारिकी, चैप्टर नंबर 3 पादप आकारिकी। पादप आकारिकी को देखेंगे। पादप आकारिकी में मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? अपस्थानिक मूल। मूलांकुर यानी रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? अपस्थानिक मूल। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूसले जड़ें। यानी मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूसला जड़ें। श्वसन मूल किसमें मिलती है? जूसिया में। श्वसन मूल किसमें मिलती है? जूसिया में। डहेलिया की जड़ें कैसी होती है? कंदील तथा पुलकित। डहेलिया की जड़ें कैसी होती है? कंदील तथा पुलकित। उपरिरोही मूल किसमें मिलती है? आर्किडिस में। उपरिरोही मूल किसमें मिलती है? आर्किडस में। न्यूमटोफोर्स श्वसन मूल प्रायः किसमें मिलती है? मैंग्रोव पादप में। न्यूमटोफोर्स श्वसन मूल प्रायः किसमें मिलती है? मैंग्रोव पादपों में। अवस्तंभ मूल स्टील रूट किसमें पाई जाती है? गन्ने में। अवस्तंभ मूल स्टील रूट किसमें पाई जाती है? गन्ने में। स्तंभ मूल प्रोप रूट किसमें पाई जाती है? अपस्थानिक जड़ें में। स्तंभ मूल प्रोप रूट क्या होती है? अपस्थानिक जड़ें। स्तंभ मूल प्रोप रूट क्या होती है? अपस्थानिक जड़ें। जड़ें किससे विकसित होती है? मूलांकुर से। जड़ें किससे विकसित होती है? मूलांकुर से। गाजर क्या है? जड़। गाजर क्या है? जड़। जड़ के किस भाग में सावर्धिक वृद्धि होती है? मूल शीर्ष के ठीक पीछे। जड़ के किस भाग में सावर्धिक वृद्धि होती है? मूल शीर्ष के ठीक पीछे। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? स्तंभ मूल। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? स्तंभ मूल। पेड़ में हमेशा कौन रहता है? जड़। पेड़ में हमेशा कौन रहता है? जड़। पेड़ में हमेशा कौन रहता है? जड़। आलू के खाने योग्य भाग क्या होता है? तना। आलू के खाने योग्य भाग है तना। पर्णकाय स्तंभ यानी फाइलोक्लेट किसका रूपांतर है? तने का। पर्णकाय स्तंभ फाइलोक्लेट किसका रूपांतर है? तने का। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य किसके द्वारा होता है? पर्णकाय स्तंभ द्वारा। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य किसके द्वारा होता है? पर्णकाय स्तंभ द्वारा। आर्किड्स में विलामेन जड़ें किस लिए होती है? नमी अवशोषित करने के लिए। आर्किड्स में विलामेन जड़ें किस लिए होती है? नमी अवशोषित करने के लिए। किसकी पत्ती में
पर्णदल प्रायतः न्यूनीकृत होती है। शुष्कोद्भिद में किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होती है? शुष्कोद्भिद में। अगला देखिए, अब हम पढ़ेंगे अपस्थानिक जड़ें के मुख्य रूपांतरण। क्या पढ़ेंगे? अपस्थानिक जड़ें के मुख्य रूपांतरण। पहला है, ये है भोजन संग्रह के लिए, सहारा देने के लिए और जैविक कार्यों के लिए। भोजन संग्रह के लिए शाकंद, सहारा देने के लिए स्तंभ मूल, जैविक कार्यों के लिए श्वसन मूल। जैसे शकरकंद, शाकंद का है जैसे शकरकंद, स्तंभ मूल के लिए जैसे है बरगद, और श्वसन मूल के लिए जैसे पिस्टिया, जूसिया और पिस्टिया। कंदगुच्छ जैसे डहेलिया, सतावर, जूट, जटामूल, स्टील रूट जैसे है गन्ना, मक्का। लवनोद्भिद में जैसे है एक्सिनिया, हेटियस, न्यूमेटोफोर कहलाती है। कंदगुच्छ के लिए है डहेलिया, सतवार। जूटामूल के लिए है गन्ना, मक्का। लवनोद्भिदों में है जैसे एक्सिनिया, हेरिटेरा, न्यूमेटोफोर कहलाती है। भोजन संग्रह के लिए है वलयाकार, जैसे इपिकेक, वलयाकार इपिकेक, पुस्ता या वर्प मूल, बटर्स रूट जैसे है सलामेलिया, टर्मिनेलिया। पुस्ता या वर्प मूल के लिए है सलामेलिया जैसे है टर्मिनेलिया। अधिपादपों में है जैसे आर्किड, अधिपादपों में है जैसे ऑर्किड। ग्रंथि में ग्लैंडुलर जैसे है आमा हल्दी। ग्रंथि में ग्लैंडुलर जैसे है आमा हल्दी। आरोही मूल क्लाइंबिंग रूट, आरोही मूल क्लाइंबिंग रूट जैसे है पोथेस, टिकोमा, काली मिर्च। सांघिकारी मूल मतलब एसिमिलेटरी रूट, सांघिकारी मूल एसिमिलेटरी रूट जैसे है टीनोस्पोरा। मणि रूपकार है, मणि रूपकार यानी बेडेड जैसे है अंगूर, अमरलत्ता। मणि रूपाकार बेडेड जैसे है अंगूर, अमरलत्ता। कुंचनशील मूल कॉन्ट्रैक्टाइल रूट, कुंचनशील मूल कॉन्ट्रैक्टाइल रूट जैसे है अदरक, लहसुन। चूसक मूल सकिंग रूट और हाउस्टोरियल जैसे है अमरबेल। चूसक मूल सकिंग रूट और हाउस्टोरियल जैसे है अमरबेल। आगे देखते हैं, शरद ऋतु में पत्तियां शाखाओं से टूटकर नीचे क्यों गिरती है? विलगन पथ के निर्माण के कारण। शरद ऋतु में पत्तियां शाखाओं से टूटकर नीचे क्यों गिरती है? विलगन पथ के निर्माण के कारण। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेमस। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेमस। पूर्ण पुष्प में कौन सा चक्र पाया जाता है? सभी चारों चक्र। पूर्ण पुष्प में कौन सा चक्र पाया जाता है? सभी चारों चक्र। पुष्प का मतलब होता है फूल। पुष्प के जनन चक्र कौन से हैं? पुमंग एवं जयांग। पुष्प के जनन चक्र कौन से हैं? पुमंग एवं जयांग। पौधे में कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। कुंजियों पुष्पों के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? फ्लोरिजन, स्राव। कुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? फ्लोरिजन, स्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया। फूलगोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागकण। परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण। परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण। एनीमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा। एनीमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा। अगला देखिए दोस्तों,
एंटोमोफिली, एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा। एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा। चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? चिरेप्टरोफिली। चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? चिरेप्टरोफिली। जूफिली परागण किसके द्वारा होता है? जंतुओं द्वारा। जूफिली परागण किसके द्वारा होता है? जंतुओं द्वारा। ऑर्निथोफिली परागण किसके द्वारा होता है? पक्षियों द्वारा। ऑर्निथोफिली परागण किसके द्वारा होता है? पक्षियों द्वारा। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। जो परागण बंद पुष्पों में होता है वो क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमी। जो परागण बंद पुष्पों में होता है उसे क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमी। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है अच्छी संतान। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है अच्छी संतान। मातृ पौधे के समान पौधे किससे प्राप्त होता है? तने की कलम से। मातृ पौधे के समान पौधे किससे प्राप्त होता है? तने के कलम से। मातृ पौधे के समान पौधे किससे प्राप्त होता है? तने की कलम से। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है? कंद। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है? कंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। अदरक क्या है? अदरक राइजोम है। अदरक क्या है? अदरक राइजोम है। प्याज में खाद्य भाग क्या है? तना। प्याज में खाद्य भाग क्या है? तना, यानी खाने योग्य भाग क्या है? तना। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली का। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली का। नाशपाती पियर का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। नाशपाती पियर का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस। बीज किससे विकसित होता है? बीजांड से। बीज किससे विकसित होता है? बीजांड से। आगे देखिए। तना, भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना, वायवीय तना। भूमिगत भोजन संचय के लिए रूपांतरित होता है। भूमिगत भोजन संचय के लिए रूपांतरित होता है। जैसे उदाहरण है परकंद, राइजम। जैसे अदरक हल्दी, परकंद जैसे अदरक हल्दी। घनकंद यानी कॉर्म जैसे अरबी जिमीकंद, ग्लेडियोलस। घनकंद जैसे अरबी जिमीकंद, ग्लेडियोलस। सल्ककंद बल्ब जैसे प्याज लिली। कंद ट्यूबर जैसे आलू। ये भूमिगत है, भूमिगत तना है। अर्धवायवीय तना पूर्ण रूप से वायु में नहीं होता है। अर्धवायवीय तना यानी ये पूर्ण रूप से वायु में नहीं होता है। जैसे ऊपरी भूस्तरीय जैसे घास। ऊपरी भूस्तरीय जैसे घास। अंतः भूस्तरीय जैसे गुलाब पुदीना। भूस्तरीय जैसे स्ट्रॉबेरी। भूस्तारिका जैसे जलकुंभी पिस्टिया। वायवीय तना देखिए क्या होता है। वायवीय तना पूर्ण रूप से वायवीय होता है यानी हवा में होता है। वायवीय तना पूर्ण रूप से वायवीय होता है यानी हवा में होता है। जैसे प्रणाब स्तंभ फाइलोक्लेड। तना पत्ती के रूप में चपटा हरा तथा पत्ती कांटों में रूपांतरित हो जल की हानि रोकती है। जैसे नागफनी। प्रणव स्तंभ तना पत्ती के रूप में चपटा हरा तथा पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, उसके बाद जल की हानि रोकती है। होकर क्या करती है? जल की हानि रोकती है। जैसे नागफनी। पर्व जैसे सतावर रसकस। पर्व जैसे सतावर रसकस। पत्रकंड यानी बल्बिल्स जैसे गलेबा। पत्रकंड जैसे गलेबा। परतान जैसे अंगूर। तो तना देख लिए हैं। तना भूमिगत तना होता है, अर्धवायवीय तना भूमिगत तना होता है, अर्धवायवीय तना होता है, वायवीय तना होता है। भूमिगत तना मतलब जो जमीन के नीचे हो उसे भूमिगत तना कहते हैं। और अर्धवायवीय तना जो पूर्ण रूप से वायु में नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अर्धवायवीय तना। वायवीय तना जो पूर्ण रूप से हवा में हो यानी उसे क्या कहते हैं? वायवीय तना। तो देख लिए हैं। आगे देखिए। देखिए भ्रूण किसमें होता है? बीज में। भ्रूण किसमें होता है? बीज में। ऑर्किड के बीज कैसे होते हैं?
ऑर्किड के बीज कैसे होते हैं? हल्के तथा शुष्क। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। सजीव पर्जक अंकुरण किसमें पाया जाता है? राइजोफोरा में। सजीव पर्जक अंकुरण किसमें पाया जाता है? राइजोफोरा में। अधोभूमिक अंकुरण किसमें पाया जाता है? मक्का में। अधोभूमिक अंकुरण किसमें पाया जाता है? मक्का में। भूमपोरिक अंकुरण यानी इपिजील जर्मिनेशन किसमें पाया जाता है? अरंडी में। भूमपोरिक अंकुरण किसमें पाया जाता है? अरंडी में। पौधे में पितरी अस्त अंकुरण का क्या अभिप्राय है? पौधे में पितरी अस्त अंकुरण का क्या अभिप्राय है? जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। पौधे में पितरी अस्त अंकुरण में का क्या अभिप्राय है? जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। घटपर्णी यानी पिचर प्लांट के भागों में कौन सा एक घट रूपांतरित होता है? पत्ता। घटपर्णी यानी पिचर प्लांट के भागों में कौन सा एक घट रूपांतरित होता है? पत्ता। कौन सा एक कीटहारी पादप है? घटपर्णी। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है? मांसल पुष्पासन। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है? मांसल पुष्पासन। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह क्या है? नट। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह क्या है? नट। अगला देखिए, बीज रहित फल किससे प्राप्त किया जाता है? हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। बीज रहित फल किससे प्राप्त किया जाता है? हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। वर्तिकाग्र स्टाइल सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा किसमें होता है? कीट परागित पुष्पों में। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा किसमें होता है? कीट परागित पुष्पों में। घोंगे स्नेल द्वारा परागण क्या कहलाता है? मेलेकोफिली। घोंगे द्वारा परागण क्या कहलाता है? मेलेकोफिली। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीटों में। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीटों में। परागकण क्या है? परागकण पोलन ग्रेन्स क्या है? अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद। परागकण क्या है? अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण कैसे होता है? रुक्ष और चिपचिपे। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण कैसे होता है? रुक्ष और चिपचिपे। निषेचन क्रिया है क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। निषेचन के बाद बीजों का बीजावरण किससे विकसित होता है? अध्यावरणों से। निषेचन के बाद बीजों के बीजावरण किससे विकसित होता है? अध्यावरणों से। द्विव निषेचन किसका मुख्य लक्षण है? आवृतबीजियों का। द्विव निषेचन किसका मुख्य लक्षण है? आवृतबीजियों का। अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? बिना निषेचन के अंडाणुओं का परिवर्धन। अनिषेक जनन क्या होता है? बिना निषेचन के अंडाणुओं का परिवर्धन। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? पार्थिनोकॉर्पी। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? पार्थिनोकॉर्पी। अनिषेक जनन प्राय किसमें दिखाई देता है? अंगूर में। अनिषेक जनन प्राय किसमें दिखाई देता है? अंगूर में। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना का। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना का। मक्का, सोरधम, प्याज और सोयाबीन में से किसकी खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज की। मक्का, सोरधम, प्याज और सोयाबीन में से किसकी खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज का। एक सत्य फल है ट्रू फ्रूट किससे परिवर्धित होता है? पुष्पासन से। एक सत्य फल ट्रू फ्रूट किससे परिवर्धित होता है? पुष्पासन से। आभासी फल का उदाहरण कौन सा है? सेब। आभासी फल या असत्य फल का उदाहरण कौन सा है? सेब। अगला देखिए दोस्तों, नारियल तथा आम के फल क्या होते हैं? डूप। नारियल तथा आम के फल क्या होते हैं? डूप। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकी भाग क्या होता है? मध्य फलभित्ति। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिक भाग क्या होता है? मध्य फलभित्ति। नारियल के खाने योग्य भाग क्या होता है? भूरणपोष। नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? भूरणपोष। लीची फल का खाने योग्य भाग क्या होता है? एरिल। लीची फल
के खाने योग्य भाग क्या होता है? एरिल। चावल का दाना क्या है? एक बीजीय फल। चावल का दाना क्या है? एक बीजीय फल। आलू जड़ है, आलू जड़ है अथवा तना? तो तना। आलू जड़ है या तना? तना। आलू तना है। तर्क रूपी जड़ का एक उदाहरण दीजिए। मूली। तर्क रूपी जड़ का एक उदाहरण दीजिए। मूली। मूली क्या है? तर्क रूपी जड़ है। शकरकंद जड़ है अथवा तना? तो शकरकंद जड़ है। शकरकंद जड़ है अथवा तना? शकरकंद जड़ है। कोसा किस भाषा का शब्द है? लैटिन का। कोसा किस भाषा का शब्द है? लैटिन का। कोसा शब्द का क्या अर्थ है? सूक्ष्म कक्ष। सूक्ष्म कक्ष। कोसा शब्द का क्या अर्थ है? सूक्ष्म कक्ष। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस। खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। पैरों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कोटिकोल्स। पैरों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कोटिकोल्स। कोशिका की आत्महत्या की थैली को कौन कहलाता है? लाइसोसोम। यानी लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका के आत्महत्या की थैली। कोशिका में 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। कोशिका में 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। कोशिका वृद्धि कैसी होती है? पराग में। कोशिका वृद्धि कैसी होती है? पराग में। कोशिका का ऊर्जा गिरी किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गिरी किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? सेंट्रियोल। प्रोटीन निर्माण की सक्रिय स्थल कौन सा है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? राइबोसोम। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। किस चीज को अधिक खाने से ही पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? वनस्पति उत्पाद। किस चीज को अधिक खाने से ही पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? वनस्पति उत्पाद। ऑक्सीन क्या होता है? पादप हार्मोन। ऑक्सीन क्या होता है? पादप हार्मोन। कौन सा कार्बनिक पदार्थ तने की कोसा के दीर्घीकरण में सहायक होते हैं? ऑक्सीन। कौन से कार्बनिक पदार्थ तने की कोसा के दीर्घीकरण में सहायक होता है? ऑक्सीन। यानी कौन से कार्बनिक पदार्थ तने का कोसा के दीर्घीकरण यानी बढ़ने में सहायक होता है? ऑक्सीन। इथाइलिन कौन सा फल पुष्पन को तीव्र करता है? अनानास को। इथाइलिन एक पादप हार्मोन है। इथाइलिन कौन सा फल के पुष्पन को तीव्र करता है? अनानास। एबिसिक एसिड क्या है? वृद्धि रोधक पादप हार्मोन। एबिसिक एसिड क्या है? वृद्धि रोधक पादप हार्मोन। फल किसे कहते हैं? अपरिपक्व अंडाशय को। फल किसे कहते हैं? अपरिपक्व अंडाशय को। यदि फल के बनने में केवल अंडाशय भाग लेता है तो उसे क्या कहते हैं? सत्य फल। यदि फल के बनने में केवल अंडाशय भाग लेता है तो उसे क्या कहते हैं? सत्य फल। यानी सत्य फल में अंडाशय होता है, असत्य फल में अंडाशय नहीं होता है। अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पन के अन्य भाग से बने फल को क्या कहते हैं? कूट फल यानी फॉल्स फ्रूट। कूट फल या असत्य फल। अंडाशय के अलावा पुष्पन के अन्य भाग से बने फल को क्या कहते हैं? कूट फल या फॉल्स फ्रूट या असत्य फल। कूट फल कौन सा है? सेब। सेब क्या है? कूट फल है या असत्य फल है? दोस्तों देखिए आप तीसरा चैप्टर खत्म हो गया। आप चौथा चैप्टर में आवृत बीजियों की वर्गीकी को पढ़ेंगे। किसे वर्गीकी यानी टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है? कार्नेलियस लिनियस को। किसे वर्गीकी टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है? कार्नेल लिनियस को। स्पीशीज प्लांटेरम तथा सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई है? लिनियस द्वारा। स्पीशीज प्लांटेरम तथा सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लिनियस द्वारा। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पीशीज। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पीशीज। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी से। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी से। पांच जगत के लक्षणों की मध्य तुलना। पांच जगत के लक्षणों की मध्य तुलना। लक्षण दोस्त, ये लक्षण ये वाला पार्ट है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनीमिया।
तो पहला पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। तो लक्षण देखते हैं। कोशिका का प्रकार है प्रोकैरियोटिक कोशिका, मोनेरा है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक कोशिका, मोनेरा है प्रोकैरियोटिक कोशिका और प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक कोशिका, फंजाई है यूकैरियोटिक कोशिका, प्लांटी है यूकैरियोटिक कोशिका और एनिमेलिया भी है यूकैरियोटिक कोशिका। यानी सिर्फ मोनेरा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कोशिका भित्ति की उपस्थिति, अनुपस्थिति एवं संगठन। तो मोनेरा में अकोशिकीय कोशिका होता है, यानी बहुशर्कराइड होता है प्लस अमीनो अम्ल होता है। मोनेरा में अकोशिकीय कोशिका होता है, बहुशर्कराइड होता है, अमीनो अम्ल होता है। प्रोटिस्टा में कुछ उपस्थित होता है कोशिका, कुछ उपस्थित होता है। जबकि फंजाई में उपस्थित होता है, सेल्यूलोज रहित होता है। फंजाई में कोशिका उपस्थित रहता है लेकिन सेल्यूलोज रहित होता है। यूकैरियोटिक प्लांटी में कोशिका उपस्थित होता है लेकिन सेल्यूलोज सहित होता है, सेल्यूलोज उपस्थित रहता है। एनिमेलिया में कोशिका अनुपस्थित होता है, एनिमेलिया में कोशिका अनुपस्थित रहता है। फिर से देख लेते हैं एक बार दोस्तों। ये हो गया लक्षण, ये हो गया मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटी जगत, एनिमेलिया जगत। कोशिका का प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक कोशिका, फंजाई में यूकैरियोटिक कोशिका, प्लांटी में यूकैरियोटिक कोशिका, एनिमेलिया में यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका भित्ति की उपस्थिति, अनुपस्थिति एवं संगठन। तो मोनेरा में अकोशिकीय होती है, यानी कोशिका भित्ति अकोशिकीय होती है और बहुशर्कराइड और अमीनो अम्ल से बना होता है। प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित होता है और कुछ में अनुपस्थित होता है। फंजाई में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है और सेल्यूलोज नहीं रहता है। फंजाई में कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है लेकिन सेल्यूलोज रहित होता है, यानी सेल्यूलोज नहीं होता है। प्लांटी में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है लेकिन सेल्यूलोज रहता है, यानी सेल्यूलोज सहित है। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। अगला है केंद्रक झिल्ली, उपस्थित और अनुपस्थित। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है ना अनुपस्थित होता है मोनेरा में। जबकि प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। फंजाई में उपस्थित होता है, फंजाई में कोशिका झिल्ली उपस्थित होता है। जबकि प्लांटी में कोशिका झिल्ली उपस्थित होता है। एनिमेलिया में कोशिका झिल्ली उपस्थित होता है। अगला देखिए कार्य संरचना। कार्य संरचना मोनेरा में कोशिकीय होती है, कार्य संरचना कोशिकीय करती है, और प्रोटिस्टा में कार्य संरचना कोशिकीय करती है। फंजाई में कार्य संरचना बहुकोशिकीय और अढेरिड ऊतक होती है। प्लांटी में ऊतक और अंग होता है, कार्य संरचना ऊतक और अंग करता है। जबकि एनिमेलिया में ऊतक और अंग कार्य संरचना करता है। एक बार फिर से देख लीजिए। मोनेरा में कार्य संरचना कोशिकीय करता है, प्रोटिस्टा में कोशिकीय करता है, फंजाई में बहुकोशिकीय और अढेरिड ऊतक करता है। अढेरिड मतलब कि कोमल ऊतक हो वो करता है फंजाई में। प्लांटी में ऊतक और अंग कार्य संरचना करता है, एनिमेलिया में ऊतक और अंग कार्य संरचना करता है। अगला देखिए पोषण विधि मोनेरा में स्वपोषी, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी के द्वारा होता है। प्रोटिस्टा में स्वपोषी यानी प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी के द्वारा पोषण की विधि होती है। फंजाई में परपोषी और मृतपोषी एवं परजीवी के द्वारा होता है। प्लांटी में स्वपोषी होता है और प्रकाश संश्लेषी के द्वारा पोषण करता है। एनिमेलिया में परपोषी करता है, यानी प्राणी, संभोजी, मृतपोषी इत्यादि करता है। तो देख लिए पोषण की विधि फिर से देख लेते हैं। मोनेरा में पोषण की विधि, यानी मोनेरा पोषण कैसे करता है? स्वपोषी के द्वारा करता है, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी के द्वारा मोनेरा जगत में पोषण होता है। जबकि प्रोटिस्टा स्वपोषी होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और परपोषी के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। फंजाई जो है परपोषी यानी मृतपोषी एवं परजीवी के द्वारा करता है। प्लांटी भी स्वपोषी और प्रकाश संश्लेषी के द्वारा करता है। एनिमेलिया में परपोषी होता है। पोषण की विधि परपोषी होती है, यानी प्राणी, संभोजी, मृतपोषी इत्यादि के द्वारा पोषण होता है। प्रजनन विधि मोनेरा में प्रजनन संयुग्मन के द्वारा होता है, और जबकि मोनेरा में प्रजनन की विधि संयुग्मन के द्वारा होता है। प्रोटिस्टा में
प्रजनन की विधि युग्मन, संलयन एवं संयुग्मन के द्वारा होता है। यानी युग्मक का संलयन यानी गैमिट का जो है ना फ्यूजन होता है, उसके द्वारा प्रजनन होता है। फंजाई में फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है, निषेचन के द्वारा होता है। प्लांटी में भी फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के द्वारा होता है। एनिमेलिया में भी निषेचन के द्वारा होता है। बाकी मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई में, मोनेरा प्रोटिस्टा में संयुग्मन यानी गैमिट जो है मिलता है तब होता है, यानी इसमें फर्टिलाइजेशन का कोई ज़रूरत नहीं है मोनेरा में प्रोटिस्टा में प्रजनन के लिए। उदाहरण है मोनेरा जगत का उदाहरण है जीवाणु। मोनेरा जगत का उदाहरण है जीवाणु। प्रोटिस्टा जगत का उदाहरण है पादप, कवक एवं जंतु के समान जीव जैसे काइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, अपवक, कवक, प्रोटोजोआ आदि। फंजाई का उदाहरण कई तरह के कवक, फंगस। प्लांटी का उदाहरण है शैवाल, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एनिमेलिया का उदाहरण है सभी जंतु। फिर से देख लेते हैं। मोनेरा का उदाहरण है जीवाणु, बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा का उदाहरण पादप, कवक और जंतु के समान जीव जैसे काइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, अवपंख, कवक, प्रोटोजोआ आदि। फंजाई का उदाहरण है कई तरह के कवक। प्लांटी का उदाहरण है शैवाल, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एनिमेलिया का उदाहरण है सभी जंतु। अगला देख लेते हैं। कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी से। कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी से। बैगन किस फूल का पौधा है? सोलेनेसी का। बैगन किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी का। कपास के पौधे का वंशीय नाम है, जेनेरिक नेम क्या है? गॉसिपियम। कपास के पौधे का वंशीय नाम यानी जेनेरिक नेम क्या है? गॉसिपियम। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम या आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? ग्रेमिनी। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? ग्रेमिनी। गेहूं पौधे का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकस एस्टिवम। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकस एस्टिवम। दलहनी पौधे किस कुल से संबंधित है? ल्यूग्यूमिनोसी। दलहनी पौधे किस कुल से संबंधित है? ल्यूग्यूमिनोसी। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? कंपोजिटी। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? कंपोजिटी। मूंगफली ग्राउंड नट का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ग्राउंड नट का वानस्पतिक नाम एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया। मूंगफली का यानी ग्राउंड नट का वानस्पतिक नाम क्या है? एरेकिस हाइपोजिया। अगला देखते हैं। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? थियासाइनेसिस। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? थियासाइनेसिस। तेल बीज ऑयल सीड वाली फसलें, तेलीय बीज यानी ऑयल सीड्स वाली फसलें किस कुल से संबंधित होती है? क्रूसीफेरी से। क्रूसीफेरी से। तेल बीज ऑयल सीड वाली फसल किस कुल से संबंधित है? क्रूसीफेरी से। मटर का पौधा क्या है? साग। मटर का पौधा क्या है? साग। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकुआ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकुआ। अगला देख लेते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकुआ। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? पत्तियों से। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? पत्तियों से। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? तना। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? तना। कपास के रेशे क्या होते हैं? बीजों के अधिचर्मी रोम। कपास के रेशे क्या होते हैं? बीजों के अधिचर्मी रोम। मोरफिन किससे निकाला जाता है? पेपेवर सिमोनीफेरम से। मोरफिन किससे निकाला जाता है? मोरफिन नामक औषधि किससे निकाला जाता है? पेपेवर सोमिनीफेरम से। कैसर किससे उत्पन्न होता है? कैसर क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। कैसर किससे उत्पन्न होता है? क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। अगला देखिए। अगला देखिए। पुष्प की सुखाई गई कलियां का प्रयोग किस मसाले के रूप में किया जाता है? लौंग की। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग किस मसाले के रूप में किया जाता है? लौंग के। फूल गोभी कॉलीफ्लावर के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। पौधे
पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? बीजों से। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? बीजों से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ों से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ों से। अफीम किससे प्राप्त होते हैं? पेपवर सोमनीफेरम से। अफीम किससे प्राप्त होती है? दोस्तों ये बहुत विविया है, इसीलिए दो बार दिया गया है। अफीम किससे प्राप्त होती है? पेपेवर सोमनीफेरम से। रेस्पिन नामक औषधि किस पौधे से प्राप्त की जाती है? रेस्पिन नामक औषधि किस पौधे से प्राप्त की जाती है? राउवुल्फिया सर्पेंटाइना से। राउवुल्फिया सर्पेंटाइना से। रेसरपी नामक औषधि किस पौधे से प्राप्त की जाती है? राउवुल्फिया सर्पेंटाइना से। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? सिनकोना से। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? सिनकोना से। भोजपत्र किससे प्राप्त होता है? बेटुला की छाल से। भोजपत्र किससे प्राप्त होता है? बेटुला की छाल से। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? घास में। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? घास में। धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होता है? पत्ते और सूखे फल। धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होता है? पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा से। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा से। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला को। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला को। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? पाइनस प्रजाति के वृक्षों देवदार, चीड़, ताड़ आदि से। तारपीन किससे प्राप्त होता है? पाइनस प्रजाति के वृक्ष देवदार, चीड़, ताड़ आदि से। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस एक लाइकेन से। लिटमस किससे प्राप्त होता है? एक लाइकेन से। कैसर मसाला। सेफ्रॉन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। कैसर मसाला, सेफ्रॉन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? उभयलिंगी सराय, यानी उभयलिंगी। नर पुष्प यानी मेल नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों के जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी सराय। अगला देखिए, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं? कैरोटीनॉइड के कारण। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं? कैरोटीनॉइड के। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा कितने पादप परिवारों से संबंधित है? 3 पादप परिवारों से। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा कितने पादप परिवारों से संबंधित है? 3 पादप परिवारों से। देखिए दोस्तों, पुष्प का 2 भाग होता है, एक पुंकेसर, एक स्त्रीकेसर। पुंकेसर से परागकोश होता है, स्त्रीकेसर से अंडाशय होता है। परागकोश जो है, परागकोश लघु बीजाणुधानी होता है, जबकि अंडाशय जो है लघु बीजाणुधानी, दोनों लघु बीजाणुधानी होता है। लघु बीजाणु युग्मक भी संचित रहता है। लघु बीजाणु से परागकण होता है और लघु बीजाणुधानी यानी अंडाशय के लघु बीजाणुधानी से मातृ कोष होता है। परागकण यानी पुंकेसर से परागकण आता है और जो है ना स्त्रीकेसर से मातृ कोष होता है। परागकोश होता है या मातृ कोष होता है। मातृ कोष को परागकोश भी कहा जाता है। कोष भी कहा जाता है। यानी पुंकेसर से परागण होता है और स्त्रीकेसर से परागकोश या मातृ कोष होता है। अब देखिए, परागकण क्या? नर युग्मोद्भिद होता है, यानी नर गैमेट होता है, जबकि मातृ कोष या परागकोश क्या होता है?
से अंडा आता है। उसके बाद जो है ना नर जो है अंडा में, यानी मेल गैमेट जो है मतलब कि अंडा में मतलब कि मिलता है तो संयुग्मन होता है। संयुग्मन के कारण क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन के कारण क्या बनता है? गैमेट बनता है। गैमेट के कारण क्या होता है? भ्रूण बनता है। यानी भ्रूण के कारण क्या होता है? भ्रूण से बीजाणु बीज बनता है, यानी बीज बनता है। बीज से क्या बनता है? पुष्प बनता है। फिर यानी पुष्प के दो भाग होते हैं, एक पुंकेसर एक स्त्रीकेसर। पुंकेसर को परागकोश कहते हैं। परागकोश से लघु बीजाणु धानी होता है। लघु बीजाणु यानी परागकोश से जो है ना परागकण निकलता है। परागकोश से परागकण निकलता है। उसी प्रकार पुष्प का एक भाग स्त्रीकेसर होता है। स्त्रीकेसर में अंडाशय होता है। अंडाशय से क्या होता है? परागकोश या मातृकोश निकलता है। अब परागकण क्या? परागकण एक मतलब कि स्पर्म हुआ। परागकण जो है नर युग्म बीज होता है, जबकि मातृकोश मातृकोश या परागकोश फीमेल अंड होता है। जब ये दोनों मिलता है तो क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन के बाद क्या होता है? युग्मक बनता है, यानी गैमेट बनता है। गैमेट के बाद क्या बनता है? भ्रूण बनता है। भ्रूण के बाद क्या बनता है? बीज बनता है। बीज के बाद क्या बनता है? फिर पुष्प बनता है। फिर पुष्प जो है, पुष्प से क्या बनता है? फिर पुष्प परिपक्व हो जाता है तो फिर पुष्प से फल बनता है। तो ये प्रोसेस है। तो पुंकेसर को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट पुंकेसर को परागकोश भी कहा जाता है। परागकोश से क्या निकलता है? परागकण निकलता है। उसी प्रकार स्त्रीकेसर को क्या कहा जाता है? मातृकोश या परागकोश कहा जाता है। अब परागकण और परागकोश जब मिलता है तो क्या बनता है? परागकोश और परागकण मिलता है तो निषेचन होता है। निषेचन के बाद क्या होता है? गैमेट बनता है। दोनों मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। यानी मेल ओवम और फीमेल ओवम। ये परागकण होता है मेल ओवम, मेल। मातृकोश होता है फीमेल, यानी अंड जो होता है, ओवम जो होता है। तो ये दोनों मिलता है, यानी परागकण और परागकोश मिलता है फर्टिलाइजेशन में। मिलता है तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? गैमेट बनता है, यानी युग्मक बनता है। युग्मक से क्या होता है? फिर भ्रूण पैदा, एम्ब्रॉय बनता है। भ्रूण फिर विकसित होता है तो क्या बनता है? बीज बनता है। बीजांड से क्या बनता है? फिर पुष्प बनता है। पुष्प से क्या बनता है? फिर फल बनता है। तो इस प्रकार चलता रहता है प्लांट में। किस फल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में। किस फसल में एजोला एनाबिना जैव नामक जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन से। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन से। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या कहलाता है? सहजीवी। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाली नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु को क्या कहते हैं? सहजीवी। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद से प्रतिस्थापित किया? क्लोरोक्विन ने। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया? क्लोरोक्विन ने। कौन सा फसल मृदा का नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। कौन सा फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर, जो कि फलीदार पादप हुआ। अगला देखिए, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी। किस पेड़ की छाल को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? दालचीनी। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। हशीश पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्प क्रम के निःस्राव से। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद किसमें होता है? केसर में। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद किसमें होता है? केसर में। हल्दी टर्मेरिक चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क प्रकंद से। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क प्रकंद से। कौन एक मानव निर्मित धान्य है? ट्रिटिकेल। कौन एक मानव निर्मित धान्य है? ट्रिटिकेल। दोस्तों आप देखते हैं तथ्यात्मक ज्ञान कोश।
तथ्यात्मक ज्ञानकोश। सबसे छोटा जीवधारी माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीवधारी माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी अवधि तक जीवित रहने वाला प्रोटोजोआ यूग्लिना ग्रेसियल्स 20 वर्ष। दोस्तों एक मिनट। दोस्त देखिए, तो सबसे लंबी अवधि तक जीवित रहने वाला प्रोटोजोआ यूग्लिना ग्रेसियल्स 20 वर्ष तक। सबसे तेज जननकर्ता प्रोटोजोआ ग्लाउकोमा 24 घंटे में 6 पीढ़ी। सबसे लंबा चपटा कृमि टीनिया सोलियम 8 मीटर। सबसे लंबा चपटा कृमि टीनिया सोलियम 8 मीटर। सबसे बड़ा केचुआ माइक्रोकीटस सेम्पी। सबसे बड़ा केचुआ माइक्रोकीटस सेम्पी। सबसे बड़ा केकड़ा मैक्रोकीरा कैम्पीफेरा। सबसे बड़ा केकड़ा मैक्रोकीरा कैम्पीफेरा। सबसे बड़ा चींटा डायनोपोनेरा ग्रैंडिस 3.25 मिलीमीटर। सबसे बड़ा चींटा डायनोपोनेरा ग्रैंडिस 3.25 मिलीमीटर। सबसे बड़ा ग्रॉस हॉपर सिलिकोफर ग्रैंडिस डेने 100 इंच। सबसे बड़ा ग्रास हॉपर सिलिकोफर ग्रैंडिस डेने 100 इंच। सबसे बड़ी तितली टेरियस विक्टोरी। सबसे बड़ी तितली ट्रोइडियस विक्टोरी। तीव्रतम उड़नशील कीट सेफनेफिया प्रेटी 818 मील पर घंटा। तीव्रतम यानी सबसे तेज उड़नशील कीट सेफनेफिया प्रेटी 818 मील प्रति घंटा। तीव्रतम ध्वनिकारक कीट सिकाडा। तीव्रतम ध्वनिकारक कीट सिकाडा। सबसे भारी कीट गोलिएथ बीटल। लघुत्तम जंतु प्रोटिस्टा प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी। लघुत्तम जंतु प्रोटिस्टा प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी। मंदतम बुद्धि वाला जंतु गहरे समुद्र की सीपी 100 वर्षों में मात्र 8 मिलीमीटर बढ़ता है। मंदतम वृद्धि वाला जंतु यानी सबसे कम वृद्धि वाला जंतु गहरे समुद्र की सीपी 100 वर्षों में मात्र 8 मिलीमीटर बढ़ता है। सबसे बड़ा अंडा देने वाला जीवित पक्षी अफ्रीकी शुतुरमुर्ग 175 मिलीमीटर। सबसे बड़ा अंडा देने वाला जीवित पक्षी अफ्रीकी शुतुरमुर्ग 175 मिलीमीटर। सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी गुंजन चिड़ैया। सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी गुंजन चिड़ैया। सबसे बड़ा थल पशु अफ्रीकी हाथी भार 60 टन। सबसे बड़ा थल मतलब स्थल पशु अफ्रीकी हाथी भार 7 टन। सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल आकार 35 मीटर भार 209 टन। सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल आकार 35 मीटर भार 209 टन। लघुत्तम स्तनधारी पिग्नी छुछुंदर भार 5 ग्राम। लघुत्तम स्तनधारी पिग्नी छुछुंदर भार 5 ग्राम। तीव्रतम स्तनधारी अफ्रीकी चीता गति 60 से 63 मीली प्रति घंटा। तीव्रतम स्तनधारी जीव अफ्रीकी चीता गति 60 से 63 मिलीमीटर पर घंटा। सबसे लंबा स्तनधारी जिराफ। सबसे लंबा स्तनी जिराफ। सबसे लंबा स्तनी जिराफ। सर्वाधिक आदिम स्तनी एक्विडना। सर्वाधिक आदिम स्तनी एक्विडना। सबसे अधिक आयु वाला जंतु कछुआ 150 वर्ष। सबसे अधिक आयु वाला जंतु कछुआ 150 वर्ष। सबसे बड़ा कीप गोरिल्ला दक्षिण पश्चिम युगांडा भार 250 किलोग्राम आकार 1.8 मीटर। सबसे बड़ा कीप गोरिल्ला दक्षिण पश्चिम युगांडा भार 250 किलोग्राम आकार 1.8 मीटर। सबसे लंबा गर्भकाल शिशुजन्य एम्फीबियन 36 मास। सबसे लंबा गर्भकाल शिशुजन्य एम्फीबियन 36 मास। सबसे बड़ा कोशिका स्तनी में तंत्रिका कोशिका 90 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी कोशिका स्तनी में तंत्रिका कोशिका
सबसे बड़ा कोशिका स्तनधारी में तंत्रिका कोशिका 90 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी कोशिका स्तनधारी में तंत्रिका कोशिका 90 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा दांत हाथी दांत ऊपरी वाला। सबसे बड़ा दांत हाथी दांत ऊपर। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन नामक पदार्थ होता है। उच्च रक्तदाब को रोकने के लिए औषधि कौन सी जाति से प्राप्त होती है? राऊ वुल्फिया जाति से। उच्च रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए औषधि यानी दवाई कौन सी जाति से प्राप्त की जाती है? राऊ वुल्फिया जाति से। भारत की प्रमुख धान फसल कैरियल क्रॉप कौन सी है? चावल। भारत का प्रमुख धान फसल कैरियल क्रॉप कौन सी है? चावल। दाल किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। दाल किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। आवृतबीजी पौधे में प्रजनन अंग कौन सा होता है? पुष्प। आवृतबीजी पौधे में प्रजनन अंग कौन सा होता है? पुष्प। सबसे छोटा आवृतबीजी कौन सा है? वोलिविया। सबसे छोटा आवृतबीजी कौन सा है? वोलिविया। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। विषाणु कहाँ वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में। विषाणु कहाँ वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? फ्लोरिजन स्राव। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? फ्लोरिजन स्राव। आवृतबीजी का क्या अर्थ है? ढका हुआ बीज। आवृतबीजी का क्या अर्थ है? ढका हुआ बीज। किस कुल को सब्जी कुल कहा जाता है? कुकुरबिटेसी को। किस कुल को सब्जी कुल कहा जाता है? कुकुरबिटेसी को। बेलाडोना किससे प्राप्त होता है? एटोर्पा बेलाडोना से। बेलाडोना किससे प्राप्त होता है? एटोर्पा बेलाडोना से। लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन सा है? यूरेनॉल। लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन सा है? यूरेनॉल। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़। शकरकंद में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? कंदील जड़ें। शकरकंद में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? कंदील जड़ें। मणिकामय जड़ें किसमें पाई जाती है? अंगूर में। मणिकामय जड़ किसमें पाई जाती है? अंगूर में। जलकुंभी में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? भूस्तारिका। जलकुंभी में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? भूस्तारिका। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है क्या कहा जाता है? नट। बीजों के परिकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाई जाती है? कपास में। बीजों के परिकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाई जाती है? कपास में। आलसी पर किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? आवश्यक एमिनो एसिड का। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? आवश्यक एमिनो एसिड का। सेप्रोफाइटस पौधे किस विशेष वर्ग के हैं? हेटेरोट्रोप्स के। सेप्रोफाइटस पौधे किस विशेष वर्ग के हैं? हेटेरोट्रोप्स के। दोस्तों चैप्टर 4 खत्म हो गया है। अब अगला चैप्टर 5वां चैप्टर है पादप कार्जिकी। तो देखते हैं पादप कार्जिकी को। परासरण क्या है? अर्धपरागमय कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। परासरण क्या है? अर्धपरागमय कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर यह सिकुड़ क्यों जाती है? बढ़ा परासरण द्वारा जल बाहर निकलने के कारण। अधिक लवण वाले विलयन में यानी सॉल्यूशन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ क्यों जाती है? बढ़ा परासरण द्वारा जल बाहर निकलने के कारण। यदि एक कोशिका
आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में रख दी जाती है, ऐसा विलयन क्या होता है? हाइपरटोनिक। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत हो जाती है यानी कम हो जाती है जब यह एक विलयन में यानी एक सॉल्यूशन में रख दी जाती है, ऐसा विलयन क्या होता है? हाइपरटोनिक। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह किस में रखी जाती है? एक अल्प पराश्रयी सॉल्यूशन में यानी विलयन में। एक कोशिका का आयतन बढ़ जाती है जब यह किस में रखी जाती है? एक अल्प पराश्रयी विलयन में। बीज क्यों फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं? अंतः शोषण के कारण। बीज क्यों फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं? अंतः शोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजे वर्षा ऋतु में क्यों फूल जाते हैं? अंतः शोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजे वर्षा ऋतु में क्यों फूल जाते हैं? अंतः शोषण के कारण। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण क्यों बनता है? बढ़ा प्राशन के कारण। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग करना पौधे की मृत्यु का कारण क्यों बनता है? बढ़ा प्राशन के कारण। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। जल से जल, जल से जाइलम। पौधे की वृद्धि के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? 16। पौधों की वृद्धि के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? 16। धान का खेरा रोग या लघुपत्र रोग, धान का खेरा रोग या लघुपत्र रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता की यानी Zn की। धान का खेरा रोग या लघुपत्र रोग किस तत्व की कमी से होता है? Zn की कमी से। फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? फूल गोभी का विटेल तत्व किस तत्व की कमी से होता है? Mg से, मैग्नीशियम के, MO की कमी से। पत्तियों में हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम के। पत्तियों में हरिमहीनता किसकी कमी से होती है? मैग्नीशियम के यानी Mg के। पौधों के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में जल हानि को क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन। पौधे के वायवीय यानी वायवीय मतलब हवा वाले भागों में वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन कहाँ होता है? सभी वायवीय भागों में। वाष्प उत्सर्जन कहाँ होता है? सभी वायवीय भागों में, मतलब कि वायवीय का मतलब हवादार भागों में, हवादार भागों में। वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है? पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है? पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? लाल रंग के प्रकाश में। बहुत भी है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किसमें होती है? हरे रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किसमें होती है? हरे रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है? हरित लवक। यानी प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में, जब सूर्य रहता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। वाष्प उत्सर्जन यंत्र कौन सा है? पोटोमीटर। वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? पोटोमीटर। वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? पोटोमीटर। पौधे में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पूरे पौधों में। पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पूरे पौधे में। वह दशा जिसमें वाष्प उत्सर्जन अधिक तेजी से होगा क्या होता है? निम्न नमी और उच्च तापमान। वह दशा जिसमें वाष्प उत्सर्जन बहुत तेजी से होगा क्या होता है? कब होता है? निम्न नमी और उच्च तापमान में। पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण और वाष्प उत्सर्जन। पत्तियों के दो प्रमुख कार्य क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण करना और वाष्प उत्सर्जन करना। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है क्या होती है? वाष्प उत्सर्जन के कारण। पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है क्या होती है? वाष्प उत्सर्जन।
जिस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जिस क्रिया के फलस्वरूप पौधे में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सिन। अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं किस पादप हार्मोन के छिड़काव से? ऑक्सिन या ऑक्जिन नामक पादप हार्मोन के छिड़काव से। कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? जिब्रेलिन। कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? जिब्रेलिन। यानी जिब्रेलिन को वृद्धि करने वाला हार्मोन भी कहते हैं। दोस्तों आप देखेंगे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अगर आपको दिखाई नहीं देगा तो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद अच्छा से दिखाई देगा। थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं हम भी। पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और जंतु सेल। पादप कोशिका पौधे में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति सेल वाल पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। यानी पादप कोशिका पौधे में विकसित त्रिस्तरीय 3 लेयर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी सेल वाल नहीं पाई जाती है, बल्कि कोशिका जीव द्रव झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढकी रहती है। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी सेल वाल नहीं पाई जाती है, बल्कि कोशिका जीव द्रव झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढकी रहती है। कोशिका जो है जीव द्रव झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढकी रहती है। पादप कोशिका कुछ पौधों को छोड़कर जैसे कवक, जीवाणु आदि अन्य सभी में पर्णहरिम पाया जाता है। कुछ पौधे को छोड़कर जैसे कवक, जीवाणु आदि अन्य सभी में पर्णहरिम पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कुछ पौधे को छोड़कर जैसे कवक, जीवाणु आदि अन्य सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी पर्णहरित पाया जाता है। जबकि जंतुओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि पर्णहरित के कारण ही पौधा जो है ना हरा होता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक के निकट ताराकार रचना सेंट्रोसोम होती है। तार के आकार का रचना सेंट्रोसोम होती है जो कोशिका विभाजन में सहायता करती है। जबकि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है ना। जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक के निकट ताराकार रचना सेंट्रोसोम होती है जो कोशिका विभाजन में सहायता करती है। पादप कोशिका में प्रायः लाइसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में रसधानी यानी वैक्यूल या रिक्तिका होती है। रसधानी या रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में रसधानी या रिक्तिका नहीं होती है, यानी वैक्यूल नहीं होती है। जंतु कोशिका में रसधानी या रिक्तिका नहीं होती है, जबकि पादप कोशिका में रसधानी या रिक्तिका होती है। अधिकांश पादप कोशिकाओं में तार केंद्र यानी सेंट्रोलेस नहीं होते हैं, तारक केंद्र नहीं होते हैं, जबकि अधिकांश जंतु कोशिका में तारक केंद्र पाए जाते हैं। पादप कोशिका में तारक केंद्र नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिका में तारक केंद्र होता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज होता है जो क्या करता है? क्लोरोफिल को बनाने में मदद करता है। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम। कुछ उपयोगी पादप हार्मोन एवं उनके कार्य। पादप हार्मोन देख लीजिए। पादप हार्मोन ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एथिलीन है और एबिसिक अम्ल या एबीए एक टर्पिनॉइड और विधि संदमक है। तो देखिए दोस्तों ऑक्सिन को देख लीजिए। ऑक्सिन का कार्य है
ऑक्सीजन नामक हार्मोन जो पादप हार्मोन है, ऑक्सीजन का कार्य कोशिका को विवर्धन करना है, यानी वृद्धि करना, अग्रीय प्रभाविता, जड़ निर्माण, विलगन कम करने में, फलों का निर्माण करना। कोशिकीय विवर्धन में अंगीय प्रभाविता, जड़ निर्माण, विलगन कम करने में, फलों के निर्माण में कम करने में और फलों के निर्माण में। जबकि जिब्रेलिन कवक जिब्रेला फ्यूजिकोरियाई द्वारा प्राप्त होता है। जिब्रेलिन किसके द्वारा होता है? कवक जिब्रेला फ्यूजिकोरियाई द्वारा प्राप्त होता है। जिब्रेलिन का कार्य है वंशागत बौना प्रजातियों के तने को लंबा करना, बीजों की प्रसुप्ति समाप्त करना और अंकुरण में मदद करना, कलिकाओं की प्रसुप्ति समाप्त करने में और फल निर्माण में कंट्रोल करना। जिब्रेलिन वंशागत बौना प्रजातियों के तने को लंबा करता है और बीजों को प्रसुप्ति समाप्त करता है और अंकुरण में मदद करता है, कलिकाओं की प्रसुप्ति समाप्त करता है, फलों के निर्माण में सहायता करता है। जबकि साइटोकाइनिन देखिए दोस्तों, कोशिका विभाजन और विभेदन को प्रेरित करना, अग्रीय प्रभाविता का प्रतिरोध करना, जीर्णता का विलंबन, प्रस्तुतता से जागरण। एथिलीन बहुत व्यापक है, एकमात्र गैसीय प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक है। एथिलीन क्या है? एकमात्र गैसीय प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। फलों को पकाने में क्या करता है? एकमात्र गैसीय प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक, यानी गैसीय अवस्था में रहता है। फलों को पकाने में मदद करता है, तना की लंबाई में वृद्धि करता है, नर पुष्पों का विकास करता है, अनानास में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए पुष्पन को प्रेरित करता है, रबर के पौधे से लेटेक्स के प्रवाह को प्रेरित करता है। तो क्या करता है एथिलीन फल को पकाने में मदद करता है, तना की लंबाई में वृद्धि करता है, नर पुष्पों का विकास करता है, अनानास के पुष्पों को प्रेरित करता है, अनानास में पुष्पों को प्रेरित करता है और रबर के पौधे से लेटेक्स के प्रभाव को प्रेरित करता है। अगला देखिए एबिसिक एसिड या ABA, एक टर्पिनॉइड और वृद्धि संदमक हार्मोन है। संबंधी यदा में समसूत्री विभाजन को संदमित करना, बीजों और कलियों में अंकुरण को रोकना। ये क्या करता है? बीजों यानी वृद्धि रोधक हार्मोन है। एबिसिक एसिड क्या है? एक वृद्धि रोधक हार्मोन है जो देखिए दोस्तों क्या करता है? बीजों और कलियों में अंकुरण को रोकता है, सूखे की स्थिति में रंध्रों को बंद कर देता है, यानी सूखे की स्थिति में और स्टोमेटा को बंद कर देता है ताकि वो जो है ना और सूख जाए, यानी वृद्धि नहीं करने देता है। एबिसिक एसिड क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। जबकि एथिलीन एसिड क्या है? वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। सावर्धिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में। सावर्धिक प्रकाश संश्लेषी क्रिया कहाँ चलता है? नीले और लाल क्षेत्र में, प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अगला देखिए ऊर्जा रूपांतरण में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। ऊर्जा रूपांतरण में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाशीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा रूपांतरण में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाशीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? यानी क्लोरोफिल की क्या भूमिका है? प्रकाश का अवशोषण करना। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की क्या भूमिका है? प्रकाश का अवशोषण करना। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थिर यौगिक कौन सा है? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थिर यौगिक कौन सा है? ग्लूकोज। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाता है? शोषण। ऐसा जैविक क्रिया जिसमें शर्करा यानी ग्लूकोज तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है क्या कहलाता है? शोषण।
श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है? रेस्पिरोमीटर। श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है? रेस्पिरोमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके अंतर्गत मुक्त होती है? श्वसन के अंतर्गत। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके अंतर्गत मुक्त होती है? श्वसन के अंतर्गत। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि वृक्ष रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि वृक्ष रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एटीपी का क्या अभिप्राय है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का क्या अभिप्राय है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका विभाजन में मदद करने वाले पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाले पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? एबिसिक एसिड। कौन सा पादप हार्मोन बीजों के सुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? एबिसिक एसिड। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। ऑक्सिन क्या होते हैं? वृद्धि हार्मोन। ऑक्सिन कौन सा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन। ऑक्सिन कौन सा हार्मोन है? पादप वृद्धि हार्मोन। जिबरेलिन किससे पृथक किया गया है? एक कवक से। जिबरेलिन किससे पृथक किया गया है? एक कवक से। अनोक्सी शोषण में अंतिम उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। अनोक्सी शोषण में अंतिम उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का सूत्र है दोस्तों इथ मतलब कार्बन 2, YL ग्रुप है तो YL ग्रुप है तो H5OH। ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। अगला देखते हैं दोस्तों। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित क्यों नहीं होते हैं? इन्हें वायु नहीं मिल पाती। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित क्यों नहीं होते हैं? इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक अम्ल यानी पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक एसिड यानी 38 ATP क्या करता है? 38 ATP छोड़ता है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक एसिड। यानी टोटल ये 4 चरणों में 38 ATP क्या करता है? छोड़ता है। कौन एक पादप हार्मोन है? ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? एक पादप हार्मोन। 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी। 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी उर्वरक। 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? ऑक्सिन। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? ऑक्सिन। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? ऑक्सिन। स्पर्श करने पर छुई हुई पौधे की पत्तियां मुरझा क्यों जाती है? पर्णाधार की स्फीति दाब बदल जाता है। स्पर्श करने पर छुई हुई पौधे की पत्तियां मुरझा क्यों जाती है? पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रवाह का मुड़ना क्या कहलाता है? हेलियोट्रोपिज्म। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रवाह का मुड़ना क्या कहलाता है? हेलियोट्रोपिज्म। सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रवाह का मुड़ना क्या कहलाता है? हेलियोट्रोपिज्म। किसी आधार के चारों ओर मटर के परतान का लिपटना किसका अच्छा उदाहरण है? स्पर्श अनुवर्तन का। किसी आधार के चारों ओर मटर के परतान का लिपटना किसका अच्छा उदाहरण है? स्पर्श अनुवर्तन का। सनड्यू तथा वीनस फ्लाईट्रैप कीटभक्षी पौधे में कौन सी गति होती है? स्पर्शा अनुकुंचन गति। सनड्यू तथा वीनस फ्लाईट्रैप कीटभक्षी पौधे में कौन सी गति होती है? स्पर्शानुकुंचनी गति। सनड्यू तथा वीनस फ्लाईट्रैप कीटभक्षी पौधे में कौन सी गति होती है? स्पर्श अनुकुंचनी गति। अगला देखिए।
पेड़ के पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल या पर्णहरित। पेड़ के पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल या पर्णहरित। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? जेसी बोस। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? जेसी बोस। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस। दोस्तों ये बहुत भिविया है। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? जेसी बोस का। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं? वृद्धि के मापने में। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं? वृद्धि के मापने में। पौधे में वृद्धि कब होती है? जीवंत पर्यंत। पौधे में वृद्धि कब होती है? जीवंत पर्यंत। समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है, उसे क्या कहते हैं? सिग्माइड वक्र। समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है, उसे क्या कहते हैं? सिग्माइड वक्र। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सोडियम। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या जरूरी नहीं है? सोडियम। पौधे की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें क्या कहते हैं? हेलियोट्रोपिज्म। पौधे की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश के उद्दीपन के कारण होती है उन्हें क्या कहते हैं? हेलियोट्रोपिज्म। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है? कंपानुकुंचन गति। बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है? कंपानुकुंचन गति। यानी बाहरी उद्दीपन द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है? कंपानुकुंचन गति। छुई मुई की पत्ती में गति कैसी होती है? कंपानुकुंचन गति। यानी बाहर से छुई मुई पौधे को क्या कहता है? बाहर से मतलब कि छूता है, जिसके कारण कौन सा गति होता है? कंपानुकुंचन गति। दोस्तों आप देखेंगे हम अलग अलग तत्व, उनके स्रोत, कार्य तथा न्यूनता लक्षण। तत्व N। तत्व N का मतलब नाइट्रोजन। तत्व N नाइट्रोजन का स्रोत है NO2 या NO2, NO3 और या NH4। विशेष कार्य है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन, विटामिन, हरित लवक तथा एटीपी का निर्माण। न्यूनता के लक्षण है हरिमहीनता तथा अस्तंभित वृद्धि। यानी हरिमहीनता तथा अस्तंभित वृद्धि, यानी इसमें जो है क्लोरोफिल और अस्तंभित की वृद्धि में इसका कोई रोल नहीं है। पोटासियम पर आयन होता है K++, रंध्र के खुलने तथा बंद होने की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पोटासियम क्या करता है? रंध्र यानी स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कोशिका को स्फीति बनाए रखता है, यानी स्पंज का काम करता है। प्रोटीन संश्लेषण में ऋण आयन में संतुलन बनाए रखता है। प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है और ऋण आयन में संतुलन बनाए रखता है। न्यूनता, इसका न्यून लक्षण किस पर पड़ता है? पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाते हैं। यानी पोटासियम की कमी से क्या होता है? पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाते हैं। उत्तक कक्षीय क्षेत्र बनते हैं। पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती है तथा तना कमजोर हो जाता है। यानी पोटासियम की न्यूनता के कारण क्या होता है? पत्तियों का किनारा पीला पड़ जाता है, उत्तक कक्षीय क्षेत्र बनते हैं, पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती है तथा तना कमजोर हो जाता है। अगला है फास्फोरस H2SO4। इसका विशेष कार्य है कोशिका झिल्ली प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड आदि का मुख्य अवयव है। फास्फोरस कोशिका झिल्ली, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड आदि का मुख्य अवयव है। जबकि न्यून लक्षण है वृद्धि निरुद्ध हो जाती है। यानी फास्फोरस के कारण क्या होता है? पी के कारण वृद्धि निरुद्ध हो जाती है। पत्तियां हरे रंग की होती है, समय से पहले सूख जाती है। पत्तियां हरे रंग की होती है। कैल्शियम Ca
पर 2+ आयन होता है। झिल्ली की वृद्धि पारगम्यता बनाए रखने में रखता है, कुछ एंजाइम की क्रियाशीलता करने में तथा मिडिल लेमेला में कैल्शियम पेक्टेट के रूप में काम करता है। जबकि न्यून लक्षण है कैल्शियम का स्तंभित वृद्धि, युवा पत्तियां करोना हो जाती है, पौधे अस्थायी रूप से मुरझा जाती है, परमानेंटली मुरझा जाती है। मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम पर 2+ आयन होता है। इसका मुख्य कार्य है फॉस्फेट उपापचय में एंजाइम क्रियाशील करने के लिए राइबोसोम को जोड़ने में पर्णहरित का मुख्य अवयव है, यानी पर्णहरित का मुख्य अवयव है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है दोस्तों? मैग्नीशियम का मुख्य कार्य है फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म में एंजाइम को क्रियाशील करता है, एक्टिव करता है, उसके बाद राइबोसोम को जोड़ता है और उसके बाद पर्णहरित का मुख्य अवयव है। इसकी न्यूनता इसका कम लक्षण है, न्यूनता है हरिमहीनता, उत्तकक्षीय क्षेत्र, एंथोसाइनिन का बनना। इस सब पे क्या होता है? इस सब पे कम लक्षण है मैग्नीशियम का। अगला है सल्फर एस। प्रोटीन, विटामिन, फेरोडॉक्सिन आदि का मुख्य घटक है। आदि का मुख्य घटक एस है, सल्फर है। जबकि नई पत्तियों में न्यून लक्षण है। नई पत्तियों में हरमहीनता यानी क्लोरोफिल, तना सख्त, मूल तंत्र अधिक विकसित होता है। तना सख्त होता है, मूल तंत्र अधिक विकसित होता है, इसका न्यून लक्षण है। जबकि लोहा Fe मतलब लोहा, फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम आदि में केटालेज एंजाइम को क्रियाशील करने में तथा क्लोरोफिल के संश्लेषण में काम करता है। जबकि न्यूनता लक्षण है किसमें? हरमहीनता, सिराएं गहरे हरे रंग के हो जाते हैं, वृत्त छोटे तथा क्लोरोफिल नहीं बनते हैं। मैग्नीज Mn पर 2 आयन होता है। कार्बोसिलेज एंजाइम को क्रियाशील करता है। मैग्नीज क्या करता है? कार्बोक्सिलेज एंजाइम को क्रियाशील करता है और न्यून लक्षण है हरिमहीनता तथा उत्तकक्षीय क्षेत्र, क्लोरोफिल नहीं बनता है। बोरॉन क्या करता है? बोरॉन पर 3 आयन होता है, या B4O2 7। पराग कणों के अंकुरण में, कोशिका विभाजन में तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में मुख्य कार्य करता है। पराग कणों के अंकुरण में काम करता है विटामिन बी, कोशिका विभाजन में काम करता है तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में काम करता है। ब्राउन हार्ट रोग होता है, यानी बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ब्राउन हार्ट रोग होता है। सिकुड़ा, काले पत्तियां, ताम्रक तथा भंगुर हो जाते हैं। कॉपर Cu पर 2 आयन होता है। एंजाइम को क्रियाशील करता है, एक्टिव करता है एंजाइम को। और शीर्ष उत्तकक्षीय प्रोडाइक बेग रोग होता है विटामिन कॉपर की कमी से। जिंक Zn ऑक्सीजन का संश्लेषण करता है। Zn पर भी प्लस आयन होता है, ऑक्सीजन का संश्लेषण करता है। पत्तियों हार्मिन विकृत पर्व छोटे पुष्पन निरुद्ध हो जाते हैं। क्लोरीन सोडियम तथा पोटासियम के धनायन तथा ऋणायन संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन के निकलने की क्रिया में काम होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन के निकलने की क्रिया में मदद करता है। जबकि क्लोरीन जो है, जड़ें छोटी होती है, पत्तियां हरमहीन होती है तथा उत्कक्षीय क्षेत्र बनते हैं। तो ये हुआ खनिज का तत्व, स्रोत और विशेष कार्य और न्यून लक्षण। इसका न्यून लक्षण क्या है? अफीम दोस्तों आज हम 6 तक करेंगे। दोस्तों अफीम पोस्ता पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है? अधपके फल से। अफीम पोस्ता पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है? अधपके फल से। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सहचर कौन सा? नील हरित शैवाल। एजोला बहुधा जैसे
जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका साहचर्य कौन सा है? नील हरित शैवाल। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। आवासीय फल का कोई एक उदाहरण दीजिए। सेब। सेब का है आवासीय फल है या असत्य फल है? भ्रूण किस में मिलता है? बीज में। भ्रूण किस में मिलता है? बीज में। प्रकाश संश्लेषण किस में उत्पन्न होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण किस में उत्पन्न होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। शकरकंद का कंद जड़ का रूपांतरण अथवा तने शकरकंद का कंद जड़ का रूपांतरण है या तने का? तो जड़ का। शकरकंद का कंद जड़ का रूपांतरण है। अरबी का घन कंद जड़ का रूपांतरण है अथवा तने का? तो अरबी का घन कंद जड़ का तने का उदाहरण है। अरबी का घन कंद तने का उदाहरण है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? विटामिन ए। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? विटामिन ए। बल्बर क्या होता है? सघन वसा की परत। बल्बर क्या होता है? सघन वसा की परत। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? सुखाया हुआ प्रकंद से। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? सुखाया हुआ प्रकंद से। कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपराग में है? कोशिका झिल्ली। कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपराग में है? कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य का परिवहन करना। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य का परिवहन करना। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? मैग्नीशियम। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जिस कृत्रिम औषधि ने सिनकोना की छाल को प्रतिस्थापित किया है वह कौन सी है? क्लोरोक्विन। जिस कृत्रिम औषधि ने सिनकोना की छाल को प्रतिस्थापित किया है वह कौन सी है? क्लोरोक्विन। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। तो दोस्तों आज हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। अगले अध्याय में पढ़ेंगे पादप रोग यानी पौधे का रोग। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना। दोस्तों हम ये ख़त्म होने के बाद जो है ना महेश कुमार वर्णवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह का जीएस के वन लाइनर को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग को। थैंक यू दोस्तों।